नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले एक जज पर आ रहे जजमेंट की करेंगे बात। जस्टिस शेखर यादव पर महाभियोग से पहले ही सियासी मतदान शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के भी जस्टिस यादव के पक्ष में आने से विवाद लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहस किस मोड़ पर आई है, यह बताने वाले हैं। दूसरी खबर ईवीएम की। जिन्हें लगता है बैलेट पेपर के दिन लौटेंगे, उन्हें उमर अब्दुल्ला ने जोर का झटका दिया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को यह तक कह दिया कि ईवीएम पर अगर भरोसा नहीं है तो चुनाव लड़ना क्यों नहीं छोड़ देते। 440 वोल्ट के बयान है उमर अब्दुल्ला के। इसके बाद दिल्ली की बात करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी ने सभी 70 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। नई दिल्ली से दो सीएम के बेटों के सामने केजरीवाल ही लड़ेंगे। हालांकि केजरीवाल ने 24 विधायकों के टिकट क्यों काटे, क्या डर है, इसे भी करेंगे डिकोड। महाराष्ट्र की सरकार आज नागपुर से चल पड़ी। 10 दिन इंतजार के बाद आखिर 39 मंत्रियों ने शपथ ले ही ली। लेकिन कहानी में नया सस्पेंस अब यह है कि शिंदे और अजित पवार ने अपने मंत्रियों को 2.5 साल की शपथ क्यों दिलाई है। 2.5 साल के बाद ऐसा क्या होने वाला है। और इसके बाद हम आपको क्रिकेट मैच दिखाएंगे, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि सांसदों का। जो कल संसद में भिड़ रहे थे वो आज मिलकर खेल रहे थे। मैसेज यह है, इरादे नेक हो तो बीजेपी और कांग्रेस में भी गठबंधन हो सकता है। थोड़ी देर में आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जनहित में सबसे पहले बात एक जज की, जिस पर खुद एक बड़ा जजमेंट आना है। एक लकीर खींची जानी है कि एक जज को क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कहां बोलना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का मामला आपको पता ही है। वीएचपी के कार्यक्रम में गए थे, वहां समान नागरिक संहिता की वकालत कर बैठे। विपक्ष महाभियोग लाकर उन्हें हटाने की तैयारी में लगा है। हट पाएगा या नहीं, यह बात की बात है। लेकिन जस्टिस यादव की बोली गई बातों पर सियासी जजमेंट आने शुरू हो गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस यादव का समर्थन करके इस विवाद और बहस दोनों को नया लेवल दे दिया है। महाभियोग से पहले वैचारिक मतदान शुरू हो चुका है। कल लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 39 मिनट का जवाब दिया। उसी में ये साफ कर दिया था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है और ये मन की मर्जी नहीं है, संविधान का आदेश है। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं और पद पर रहते हुए समान नागरिक संहिता की पैरवी कर रहे हैं। पहले भी विचार दे चुके हैं, कल भी दिया और आगे भी दे सकते हैं। लेकिन इसी समान नागरिक संहिता पर अपने विचार व्यक्त करके एक जज साहब नैतिकता के कटघरे में खड़े किए जा चुके हैं, बल्कि उन्हें इसका दंड देने की तैयारी है। सबसे पहले जज साहब का वो विचार फिर से सुने। हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। इस बयान को लेकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो चुकी है। विपक्ष 55 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस दे चुका है। अब साइन करने वालों की संख्या दोनों सदनों में 100 बताई जा रही है। जस्टिस यादव पर आरोप है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, उन्होंने कानूनी मर्यादा तोड़ी है। लेकिन संसद और अदालतों के बाहर जस्टिस शेखर यादव के पक्ष में बोलने वाले भी अब आ रहे हैं। इन्हीं में एक बड़ा नाम जुड़ा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में सीएम योगी ने कहा कि जज साहब ने कुछ गलत नहीं बोला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया। योगी आदित्यनाथ से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जस्टिस यादव के समर्थन में आ चुके हैं। बोल चुके हैं कि सच को सच कहना गलत नहीं, जगह कोई भी हो।
न्यायाधीश महोदय कोर्ट के इजलास से अगर बोले होते तब बात समझ में आती लोगों को कि साहब कोर्ट के इजलास से ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। अगर कोर्ट के इजलास से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं तो इनके ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। लेकिन विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ के जस्टिस यादव की तरफदारी करने पर भी शोर मचा दिया है। कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक मर्यादा को भंग करने वाले का पक्ष लेना भी संवैधानिक मर्यादा को तार तार करने जैसा है। कि जो कुछ भी बोला है, जितना भी बोला है जस्टिस यादव ने, उन्होंने संविधान प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ बोला है, उससे अलग हटकर बोला है। किसी भी पद को संविधान के ऊपर नहीं मानते। हालांकि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग पास हो पाएगा, इसमें शक ही शक है, क्योंकि देश में जजों के खिलाफ महाभियोग का रिजल्ट अब तक 0 रहा है। कुल 5 बार जजों पर महाभियोग की कोशिश हुई है। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। 2/3 बहुमत नहीं था, इसलिए गिर गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में इम्पीचमेंट मोशन आया, राज्यसभा में पारित भी हो गया। इससे पहले कि लोकसभा में वोटिंग होती, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस JB पारदीवाला के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की अपील पर जज साहब ने अपना कमेंट वापस ले लिया। महाभियोग पर कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी। 2018 में तब मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने मोशन रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस शेखर यादव के केस में ये महाभियोग प्रस्ताव पारित होना इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी और विपक्ष इस बहुमत से खुद एक विशेष दूरी पर है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग की एक पूरी प्रक्रिया है। अगर उपराष्ट्रपति विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक लीगल एक्सपर्ट, ऐसे 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जो शिकायत की जांच करेगी। लेकिन बात कार्रवाई से अलग न्यायमूर्ति के निजी विचारों पर आकर टिक गई है कि कब और क्या बोलना चाहिए। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन असली मुद्दा है जज साहब के बयान के बाद निकले वो सवाल जिनके जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं। सवाल है, क्या देश के एक सिटिंग जज को अपने निजी विचार रखने का अधिकार है या नहीं? क्या जज साहब सार्वजनिक तौर पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं? क्या न्यायमूर्ति सिर्फ कोर्ट में टिप्पणी कर सकते हैं, निजी जिंदगी में नियम से बंधे होते हैं? क्या जजों के बयान देने के लिए भी कोई कूलिंग पीरियड होना चाहिए? जो युक्त जो प्रतिबंध है उसमें कई बातें हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मॉरलिटी है, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, एकता अखंडता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर एक जज भी एक व्यक्ति है, वह भी हमारे भारत का नागरिक है। उससे उसके नागरिक होने का अधिकार थोड़ी छीन लिया गया है। हम हो या इस मामले में कोई न्यायिक अधिकारी या कोई न्यायमूर्ति हो या कोई भी हो, तो कोई ऐसी बात तो नहीं करेगा जिससे कि देश की एकता अखंडता की बात आए या मूलभूत ढांचे को लेकर के कोई ऐसी बात हो जो कि उसको नुकसान पहुंचाए। संविधान के जानकार जिन नियमों की बात कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है। दरअसल 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींची थी। इसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का नाम दिया था। इसके बाद पद पर रहते हुए न्यायाधीश कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, परिवार से जुड़े मुद्दे नहीं सुन सकते, मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पब्लिक या सियासी मामलों में खुले तौर पर या फिर किसी चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। उन मामलों में तो बिल्कुल नहीं जो अदालत के समक्ष विचाराधीन हो। जब ऐसी खबरें आने लगी थी कि जजेस जो है लोगों के दुकानों के प्रमोशंस में, बिजनेस में, नर्सिंग होम में, ब्यूटी पार्लर में उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, तो 1997 में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको गंभीरता से लेते हुए एक फुल कोर्ट मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस किया और उससे कोडिफाई किया। उन्होंने कुछ नियम बनाए, उस नियम के हिसाब से जज को सार्वजनिक समारोहों में जाने से बचना चाहिए। शादी हो गया, जन्मदिन हो गया, मंदिर मजार का उद्घाटन हो गया, नारियल फोड़ना हो गया, ये सारी चीज़ों पर मनाही है कि जज न जाएं।
ये सही है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दस्तावेज के जरिए न्यायाधीशों के जीवन के मूल्य रेखांकित किए थे। जज माने या नहीं ऐसी बाध्यता नहीं थी, लेकिन बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 ने न्यायाधीशों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था। इसके मुताबिक जजों को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विचार इस तरह रखे जाने चाहिए जिससे अदालत की शुचिता बरकरार रहे और समाज के हर वर्ग के लिए समानता का भाव जाए। आमतौर पर जजों के कमेंट, उनकी टिप्पणी अदालती कार्रवाई तक सीमित रहती है, लेकिन पद से रिटायर होते ही जज खुले तौर पर अपने मन की बात रखते आए हैं। कुछ इंटरव्यू देते हैं, सेमिनारों में बोलते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं। हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सार्वजनिक मंच पर बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में बयान दिया और ये माना है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था पारिवारिक कानूनों के मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे ईवीएम की, जिसे लेकर विपक्षी दलों के लिए अच्छे समाचार नहीं है। इंडिया अलायंस में ईवीएम के विरोध का जो एकता सूत्र बांधा जा रहा था, उसे आज उसी के एक साथी ने तोड़ दिया। ईवीएम पर 440 वोट का झटका लगा है कांग्रेस और इंडिया अलायंस को, और इसने ईवीएम को उम्र भी दे दी है। और ईवीएम पर इंडिया अलायंस को 2 दिन में तारे दिखाने वाले इस साथी का नाम है ओमर अब्दुल्ला। 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory. अभी कल और परसों की ही बात है जब संविधान पर चर्चा में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने ईवीएम से चुनाव को भी संविधान पर संकट जैसा बताया था। खुद प्रियंका गांधी ने चैलेंज दिया था और पूछा था कि बीजेपी को बैलेट पेपर से चुनाव में डर लगता है क्या? आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आज ही मुंबई में शिवसेना उद्धव ने फिर से कहा कि ईवीएम से ईमानदार चुनाव हो ही नहीं सकता। मैंडेट ईवीएम का मिला, मैंडेट इलेक्शन कमीशन का मिला, लेकिन कहीं भी सेलिब्रेशन नहीं दिखा, क्योंकि बीजेपी भी शौक में है, गद्दार गैंग भी शौक में है कि कैसे ये मैंडेट मिल चुका है। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला को सुने। ओमर भी इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, लेकिन उन्होंने ईवीएम पर कांग्रेस को कहा मुद्दा फिजूल है, इसे छोड़ दें। 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party. You can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going. ईवीएम विरोध के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला के आज के शब्द कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लिए किसी हंटर से कम नहीं है। उमर ने ये तक कह दिया कि जिन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है वो चुनाव लड़ते ही क्यों हैं? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. उमर का कांग्रेस पर ये तीसरा बाउंसर है। जम्मू कश्मीर के नतीजों पर उन्होंने कांग्रेस को आलसी बताया था। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस को गठबंधन में रहने के तौर तरीके सीखने को कहा था। आज ये भी पूछा गया कि क्या उमर अब्दुल्ला बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं? You sound suspiciously like a BJP spokesman here. No, I'm not a BJP spokesperson. It's just that, God forbid. No, it's just that, look, what's right is right. I mean, वैसे ईवीएम पर अगली सियासत अब दिल्ली में होनी है, इसीलिए बात अब दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 उम्मीदवार घोषित करके टिकटों की रेस में आगे निकल गई है। अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी नई दिल्ली सीट से मैदान में उतर गए हैं। केजरीवाल के सामने अब क्या क्या चैलेंज है, देखिए। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। दिल्ली में चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। टिकटों की चौथी लिस्ट भी जारी करके वो सारे 70 नाम ओपन कर चुके हैं जो दिल्ली की जंग में लड़ने जा रहे हैं। हाल ही में आपने केजरीवाल का पुष्पा अवतार लॉन्च किया था, लिखा था मैं झुकेगा नहीं। आज केजरीवाल ने फिर से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनकर मैसेज दे दिया, मैं डरेगा नहीं, अपनी सीट से पीछे नहीं हटेगा। यानी दिल्ली की हॉट सीट नई दिल्ली ही होगी। आज केजरीवाल ने भी कंफर्म कर दिया है। हमने कल ही बताया था कि नई दिल्ली में चुनावी लड़ाई का त्रिकोण बनने वाला है, जिसमें एक तरफ एक पूर्व सीएम और दूसरी तरफ उसकी सीट छीनने के लिए 2 सीएम के बेटे होंगे। दिल्ली के पूर्व सांसद पूर्व सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा ने आज फिर कहा कि वही केजरीवाल को हराएंगे। टिकट मिलने का इशारा उन्हें मिल चुका है।
देखिए, पार्टी ने मेरे को नई दिल्ली के लिए बोला है, अभी हमारी घोषणा होना बाकी है। वहीं पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को कांग्रेस पहले ही नई दिल्ली सीट से उतार चुकी है। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट खुद छोड़ देते तो बच जाते, लेकिन अब वो फंस चुके हैं। जब हमने नाम डिक्लेयर किया तो फंस गए केजरीवाल, क्योंकि अगर वो दिखते भागते हुए तो ये होता कि मॉरली चुनाव हार गए। देखिए, एक हद तक तो उन्होंने मॉरली चुनाव हार ही गए हैं। वापस आपको आम आदमी पार्टी की लिस्ट पर ले चलते हैं और बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस क्यों आम आदमी पार्टी को फंसा हुआ बता रही है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का आज का दावा सुन लें। इसमें किसी से लड़ाई नहीं है। दिल्ली की जनता अपने लिए लड़ रही है, अपने कामों के लिए लड़ रही है और दिल्ली की जनता फिर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की रीडिंग गोपाल राय के दावों से एकदम उलट दिशा में जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 24 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। उन पर दोबारा भरोसा नहीं किया है। इसी के साथ 4 विधायकों की सीटें बदल दी गई हैं। ये चारों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की बजाय जंगपुरा से मैदान में उतारा है। प्रवीण कुमार को जंगपुरा की जगह जनकपुरी से टिकट दिया गया है। राखी बिडलान की सीट मंगोलपुरी से बदलकर मादीपुर कर दी गई है और दुर्गेश पाठक को करावल नगर की जगह राजेंद्र नगर से टिकट दिया गया है। जिन विधायकों को दोबारा टिकट मिले हैं वो गदगद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को, अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद दूंगा। मैं आशा करता हूं कि लोग फिर से मुझे एक बार मौका देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से सीएम बनाएंगे। देखिए, इस इतने बड़े दायित्व को पुनः देने के लिए मैं केजरीवाल साहब का अनुग्रहित हूं। केजरीवाल साहब को चौथी बार दिल्ली मुख्यमंत्री का दायित्व देगी। लेकिन 24 विधायकों के टिकट काटना और 4 विधायकों की सीटें बदलना क्या एंटी इनकम्बेंसी की निशानी नहीं है? क्या ये संकेत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को हार का डर है? ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन ये तो है कि सबसे पहले टिकट बांटने का बीजेपी का ट्रेंड इस बार दिल्ली में टूट गया। कांग्रेस भी 21 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल कितने ही टिकट बदल लें, बीजेपी जब उम्मीदवार उतारेगी सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अरविंद केजरीवाल लिस्ट कम, मुझे ऐसा लगता है जमानती अपराधियों की लिस्ट है। उसमें जमानत पे छूटे अरविंद केजरीवाल हैं, जमानत पे छूटे सत्येंद्र जैन हैं, जमानत पे छूटे अमानतुल्लाह खां हैं। हमारी लिस्ट हमारे समय पे आएगी। बीजेपी की लिस्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले केजरीवाल अपनी हर चुनावी तैयारी पूरी करने में जुट गए हैं, फिर चाहे वो प्रचार अभियान में तेजी हो या बीजेपी और कांग्रेस में सेंधमारी। चुनाव में 3 तरह की रेस होती है, वोटों की, टिकटों की और तोड़फोड़ की। टिकटों की रेस तो 2-2.5 महीने बाद होगी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी टिकटों के साथ तोड़फोड़ की रेस में भी आगे दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने आज भी बीजेपी के एक नेता को तोड़ा है, हाथ में झाड़ू पकड़ाकर टिकट भी उनको थमा दिया है। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करने से ठीक पहले एक और नेता ने पाला बदला और केजरीवाल की झाड़ू थाम ली। नाम है रमेश पहलवान। मेरी आज दोबारा घर वापसी हो रही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहेगा। क्षेत्र की सेवा भी करेंगे। इनके नेतृत्व में दिल्ली बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी निरंतर। रमेश पहलवान के साथ उनकी पार्षद पत्नी कुसुमलता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी छोड़कर आने पर खुद अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान को टोपी पहनाकर पहलवान और उनकी पत्नी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और खुशनसीब समझती हूँ कि मैं केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। रमेश पहलवान की आम आदमी पार्टी में ये दूसरी पारी है। 7 साल पहले पहलवान पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल ने अपने पुराने नेता को घर वापस बुला लिया। रमेश पहलवान जी और उनकी धर्मपत्नी और अपने इलाके की काउंसलर कुसुमलता जी को आम आदमी पार्टी में वापस शामिल कराने में बेहद हर्ष और खुशी हो रही है। और 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे। किसी कारणवश, जो भी कारण रहे, फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी। आम आदमी पार्टी में शामिल होते ही अरविंद केजरीवाल ने रमेश पहलवान को दिल्ली की कस्तूरबा नगर सीट से टिकट थमा दिया। रमेश पहलवान से पहले जितेंद्र सिंह शंटी, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, सोमेश शौकीन, ब्रह्म सिंह तंवर,
अनिल झा और दीपक सिंघला समेत कई नेता बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कई नेताओं को पार्टी में शामिल होते ही केजरीवाल ने विधानसभा का टिकट भी थमा दिया है। महाराष्ट्र में नतीजे आने के 13 दिन के बाद महायुति की सरकार बनी और 23 दिन के बाद जाकर मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम मुंबई में ना होकर नागपुर में हुआ, जिसमें कुल 39 मंत्रियों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे ने अपनी ओर से मंत्री पद को लेकर 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू कर दिया है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हुए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में भी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार का दबाव काम नहीं आया। बीजेपी के कोटे से सबसे ज्यादा 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि शिवसेना के खाते में 11 मंत्री और एनसीपी के कोटे से 9 विधायकों ने शपथ ली है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे के 11 मंत्री सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मंत्री पद पर बने रहेंगे, क्योंकि शिंदे ने जिन विधायकों को मंत्री पद के लिए चुना है उनसे पहले ही इस बात का शपथ पत्र ले लिया गया कि वो 2.5 साल के बाद मंत्री पद छोड़ देंगे। हालांकि शिंदे का कहना है कि 2.5 साल तक मंत्रियों का प्रदर्शन देखेंगे, उसी के बाद आगे का फैसला किया जाएगा। आपको बताते चले, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। नए मंत्रियों की शपथ के बाद अब राज्य में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को जोड़कर मंत्रियों की संख्या कुल 42 हो चुकी है, जबकि एक मंत्री पद को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब भी खाली रखा है। हम देवेंद्र जी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मंत्री पद के लिए हमारे मंत्री 2.5 साल काम करेंगे, फिर हम 2.5 साल बाद उनके परफॉर्मेंस को देखकर नए लोगों को मौका देंगे। और एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। महाराष्ट्र में विभाग बंटवारे को लेकर बड़ी खबर यह है कि सीएम फडणवीस विभागों का बंटवारा करेंगे। विभाग बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि विभागों के बंटवारे का काम 2-3 दिन में हो जाएगा। फडणवीस मंत्रियों को परफॉर्मेंस के लिहाज से अलग अलग विभाग सौंपेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उसमें से आधा तो हम करने वाले हैं, यानी क्या करने वाले हैं, हम परफॉर्मेंस ऑडिट ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहां ये ध्यान में आएगा कि मंत्री उचित काम नहीं कर रहे, उस समय उस मंत्री का पुनर्विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र से आने वाली हर एक खबर एबीपी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए जनहित में कल हमने आपको संभल में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक मंदिर मिलने की खबर दिखाई थी। आज संभल प्रशासन ने ही वहां पूजा पाठ की शुरुआत कर दी और आज ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस मंदिर पर सामने आया है। अर्थ ये निकाला जा रहा है कि रोक खोदने पर है, मंदिर खोजने पर नहीं। कल तक जो मंदिर दिखता भी नहीं था, वहां आज पूजा पाठ के साथ सुबह और शाम की आरती हो रही है। खुद संभल जिले के डीएम और एसपी आरती में शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया। खग्गू सराय मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने के बीच मंदिर मिलने की खबर ऐसी फैली कि लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से महादेव के दर्शन करने पहुंचने लगे। बहुत सालों बाद आए तो उसकी भावुकता है। मंदिर खुला हुआ देख के जरा अच्छा लग रहा। संभल में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, लेकिन मंदिर मिलने पर सियासत का नया अध्याय भी लिखा जाने लगा है। 46 साल पुराना मंदिर मिला तो सीएम योगी ने 27 की लकीर खींचना शुरू कर दिया। क्या संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? लेकिन ये मंदिर कैसे मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक मंदिर मस्जिद के नए केस दर्ज करने, अदालतों को सर्वे नहीं करने का आदेश दिया है। तो क्या मंदिर खोजने के दूसरे रास्ते भी हैं? 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ, तो इतनी चीजें तो यहाँ है ही है। और हमने 29 तीर्थ और बाकी 19 जो कूप हैं वो तो खोज निकाले हैं, बाकी तीर्थ भी खोज रहे हैं। पूरी लेखपाल की टीम 6 लोगों की और एक कानूनगो की लगी हुई है, वो इसे ढूंढ रही है। यानी मंदिर खोजो अभियान अब जारी रहने वाला है। मगर विपक्ष का कहना है कि मंदिर तो वही था, तो फिर खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? खो गया था क्या कहीं? मंदिर जिनके यहाँ मंदिर था वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमने ताला लगा रखा, वहाँ किसी ने पूजा को नहीं रोका, किसी ने वहाँ कोई कब्जा नहीं किया। हालांकि लोगों का कहना है कि पहले यहाँ आने में डर लगता था, अब मंदिर खुल गया है तो आते रहेंगे।
कोई भी हिंदू परिवार यहाँ पर नहीं रहता, सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। डर का माहौल तो रहता ही है कि कैसे आए। दूसरा, जो सरकार से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी हिंदुओं को, उतना सपोर्ट भी नहीं मिला। दंगा, बलवा, पलायन, कुआं और मंदिर, संभल से जो बयान आ रहे हैं उनमें यही शब्द सुनाई दे रहे हैं। योगी भी कह चुके हैं कि मंदिर के साथ साथ चर्चा पुराने जख्मों पर भी होनी चाहिए, नरसंहार की होनी चाहिए। तो क्या इसी लाइन लेंथ पर योगी यूपी के चुनावी महासमर में आगे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्रियों के लिहाज से देखें तो बीजेपी में हिंदुत्व की लाइन को अक्सर योगी आदित्यनाथ लीड करते हैं, लेकिन कुछ वक्त से बीजेपी के दूसरे सीएम भी इसी ट्रैक पर हैं। अब देखिए एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आखिर किसकी छाती पर चढ़कर राम और कृष्ण का नाम लेने की बात बोल दी है। एक तो नाम में मोहन, ऊपर से यदुवंशी भी। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम का ये बेधड़क बयान सुने, आक्रामक अंदाज देखें। तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे। मोहन यादव ने ये चुनौती क्यों दी, उसकी वजह है कांग्रेस का एमपी के गीता महोत्सव को फिजूल खर्ची और संघ का सांप्रदायिक एजेंडा बताया जाना। मोहन यादव ने कांग्रेस पर एक और तीखा वार किया। बांग्लादेश में गड़बड़ होती है, इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 की प्रचंड विजय के बाद से बीजेपी हिंदू एजेंडा आगे बढ़ा रही है। सीएम बनते ही मोहन यादव ने श्री राम के साथ साथ श्री कृष्ण नाम का जाप भी शुरू कर दिया था। हरियाणा सरकार की तरह मोहन सरकार ने 8 से 12 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में गीता महोत्सव मनाया था। गीता महोत्सव के तहत 5 दिन प्रदेश के हर जिले और निकाय में कई तरह के कार्यक्रम सरकार ने कराए। मोहन सरकार मध्य प्रदेश में 413 गीता भवन भी बना रही है। इस पर 2,875 करोड़ का बजट रखा गया है। कांग्रेस ने इस पर 2 सवाल भी पूछे थे। पहला, मोहन यादव प्रदेश के सीएम है या किसी धार्मिक संगठन के? दूसरा ये पूछा था कि मोहन सरकार ईद और क्रिसमस पर भी ऐसा ही खर्च करेगी या फिर नहीं। ये बयान बहुत बचकाना और बहुत हास्यास्पद है। हमारा तो केवल इतना कहना है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आप धार्मिक आस्थाओं का दोहन मत करो, और जो कुछ भी धर्म के नाम पर बंटवारे के बीच, अलगाव के बीच आप बोल रहे हो, ये बुनियादी तौर पर सांप्रदायिकता है, धर्म नहीं है। लेकिन मोहन यादव के संकेत साफ है, बीजेपी राम नाम और हरि नाम दोनों जपेगी। गीता ज्ञान पहले ही एमपी के स्कूल सिलेबस में रखा जा चुका है। राम वनगमन पथ की तरह श्री कृष्ण पाथे योजना का ऐलान भी मोहन यादव ने सत्ता में आते ही कर दिया था। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। 2 दिन पहले बिहार में बीपीएससी परीक्षा के दौरान हुए हंगामे पर जांच रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कुछ शरारती तत्वों को हंगामे के लिए जिम्मेदार माना गया। प्रशासन ने इससे जुड़े सीसीटीवी वीडियो भी जारी कर दिए हैं। जांच के दौरान जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ था वो प्री प्लान था, यानी परीक्षा से पहले ही इस हंगामे की प्लानिंग कर ली गई थी। कुछ लोग परीक्षार्थी बनकर परीक्षा केंद्रों में आए और जानबूझकर हंगामा करने लगे। प्रशासन ने बताया कि हंगामा करने आए लोग परीक्षा केंद्रों में घुसकर क्वेश्चन पेपर छीन रहे थे। आपको बता दें कि 13 तारीख को बिहार में बीपीएससी की परीक्षा में देरी के कारण हंगामा हुआ था। उसी पर यह जांच रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए कल बिहार लोक सेवा आयोग एक बैठक करने वाला है। जनहित में अब बात किसानों की कर लेते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इस बीच उनके नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 20वां दिन हो गया। अनशन के दौरान डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। आज पंजाब के डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने डल्लेवाल से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को डल्लेवाल से मिलने के निर्देश दिए थे। यहां आकर अधिकारियों ने उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की। डल्लेवाल साहब का हाल पूछा। सीएम साहब बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। हमने सीएम साहब का मैसेज कन्वे किया। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हमने डल्लेवाल साहब और उनके साथियों से अपील करी कि इमरजेंट मेडिकल एड इन्हें प्रोवाइड करी जा सके, क्योंकि डल्लेवाल साहब की जान बेशकीमती है। डल्लेवाल साहब का रहना, इस आंदोलन को लीड करना शांतिपूर्वक तरीके से बहुत जरूरी।
हालांकि आज भी अधिकारियों के मनाने पर बात नहीं बनी। अब 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर बाकी जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। साथ ही 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हर जगह पर रेल रोको आंदोलन होगा। इसके लिए किसान नेता भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। हम आज यहाँ खनौरी बॉर्डर से अपील करना चाहेंगे, अगर हमारे दोनों मोर्चों को लोग प्यार करते हैं, डल्लेवाल साहब को प्यार करते हैं, तो 18 का रेल रोको है। यूनियन छोड़ दीजिए, पूरे पंजाब के 13,000 के 13 गांव, जो भी गांव रेल के नजदीक पड़ता है, 12 से 3 बजे तक आप रेल फाटक पे चढ़िए, रेल स्टेशन पे। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अतुल की सास और साले को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में जिस तरह से आरोपी लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, पुलिस ने एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम और उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता और उसके परिवार वालों के फोन को सर्विलांस पर रखा था। पुलिस लगातार उनके लोकेशन ट्रेस कर रही थी। जो बेंगलुरु पुलिस थी इसी ब्लॉसम स्टेज पर पहुंची और निकिता को यहां से हिरासत में ले लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार किस तरीके से निकिता और उसके परिवार का इस अबैटमेंट के अंदर रोल था। तीनों आरोपियों को बेंगलुरु लाकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल निकिता की मां और भाई दोनों ही जौनपुर में अपने घर से फरार हो गए थे। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपियों के घर पर नोटिस चिपका दिया था और 3 दिन के भीतर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की हुई थी। इन सब के बीच अतुल सुभाष के पिता का अपने पोते को लेकर दर्द भी सामने आया। पिता पवन मोदी ने कहा है कि उन्हें अपना पोता चाहिए। जब तक सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, अस्थि विसर्जन भी नहीं करेंगे। गिरफ्तारी हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए है कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में जिन मुद्दों को उठाया था, उनके साथ ही पुलिस कानून के दुरुपयोग को लेकर भी जांच करेगी। जाहिर है तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस केस में और भी अहम बातों का पर्दाफाश हो सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। जयपुर में सीवरेज चैम्बर की गैस लीक होने की खबर सामने आई है, जिसके कारण कोचिंग के छात्र छात्राएं बेहोश हो गए हैं। 10 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग सेंटर का यह मामला बताया जा रहा है। कोचिंग दूसरी फ्लोर पर चल रहा था। सीवरेज चैम्बर की गैस लीक होने से यह बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, जो छात्र छात्राएं बेहोश हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है, क्या और जानकारी मिल रही है? जी, एक इसमें सबसे सुखद बात यह है कि जितने भी छात्र छात्राएं जिन पर बेहोशी की स्थिति का हाल बना था, वो सभी खतरे से बाहर हैं। उन्हें नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल उत्कर्ष कॉलेज जो है कोचिंग सेंटर, वहां के एक कमरे में सीवरेज चैम्बर से गैस का रिसाव होकर अचानक कमरे में बैठे छात्र छात्राओं पर हावी हो गया और इसी दौरान कुछ छात्राओं को गश आने लगे, कुछ को बेहोशी छाने लगी। तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवाओं को बुलाया गया और सभी 10 जो बेहोश होने वाले छात्र छात्राएं थे, उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए मनीष शर्मा आपका। फिलहाल सभी छात्र छात्राएं खतरे से बाहर हैं, ये राहत की बात है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुचिर बालाजी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये भारतीय नाम अभी उभर ही रहा था, लेकिन इसी बीच अमेरिका में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि सुचिर ने सुसाइड किया है। इसमें साजिश का एंगल आखिर क्यों दिख रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। छब्बीस साल के एआई रिसर्चर सुचिर बालाजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपन एआई के खिलाफ खुलेआम बयान दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी बनाते वक्त अमेरिका के कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन किया।
ये आरोप पब्लिक डोमेन में आए और फिर 1 महीने बाद ही सुचिर बालाजी की मौत हो गई। 23 अक्टूबर को उन्होंने एआई कंपनियों पर सवाल उठाए। 26 नवंबर को वो अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन इसी हफ्ते पुलिस ने इस केस को सुसाइड मान लिया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस को इस केस में किसी साजिश का शक नहीं है, लेकिन इंटरनेट की जनता पुलिस के बयान को नहीं मान रही। कई लोगों को लग रहा है कि सुचिर की मौत उन आरोपों की वजह से हुई जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लगाए थे। सुचिर ने इंटरव्यू में कहा था, शुरुआत में मुझे कॉपीराइट और कंटेंट के सही इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे एआई कंपनियों पर केस होने लगे मैं इस सब्जेक्ट को और जानने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि कई एआई प्रोडक्ट्स के लिए कंटेंट का उचित इस्तेमाल असंभव जैसा लगता है। ओपन एआई में करीब 4 साल तक काम करने वाले कर्मचारी के बयान एआई कंपनियों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। ये बयान भी तब आया जब कंपनी पर पहले से कई लोगों ने कंटेंट चुराने का मुकदमा दायर किया था। अब भारतीय अमेरिकी रिसर्चर की मौत पर दुनिया के बड़े बड़े लोगों की नजर है। एलन मस्क ने भी उनकी मौत की हेडलाइन वाले पोस्ट को रीशेयर किया और बिना कुछ कहे साजिश की अफवाहों को हवा दे दी। ओपन एआई ने अलग अलग अखबारों को दिए बयान में अपना बचाव किया है। अब सबकी नजर सैन फ्रांसिस्को पुलिस पर है। देखना होगा कि पूरी दुनिया में आ रहे प्रेशर के बाद क्या सैन फ्रांसिस्को पुलिस इस मामले की नए सिरे से जांच करेगी या नहीं। अब हम आपको संसदीय क्रिकेट दिखा देते हैं। संसद में कांग्रेस और बीजेपी के एक साथ बैठने, एक सुर में बोलने की आप इस जीवन में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन कल तक जो संसद के मैदान में बाहें चढ़ाए खड़े थे, वो आज मैदान में मिलजुल कर क्रिकेट खेल रहे थे। इस मैच के हाइलाइट्स देखें, आपको खुद लगेगा कि काश ये लोग संसद में भी ऐसे ही दिखाई दें। इस बार फुल पे लिया, ऑन साइड पे खेला और ये शतक पूरा होता हुआ कमाल की पारी। जा रहा हूँ बैटिंग करने, इनका गर्दा उड़ा के रखेंगे। संसद सत्र के बीच आज सांसदों का सुपर संडे था। टीबी के खिलाफ खेले गए क्रिकेट मैच में 2 टीमें आमने सामने थी। एक थी अनुराग ठाकुर की कप्तानी वाली लोकसभा स्पीकर 11, राज्यसभा चेयरमैन 11 की अगुवाई संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की। 20 ओवर के मैच की पहली इनिंग में बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा बैटिंग करने आए। 3 गेंदें खराब जाने के बाद कप्तान किरेन रिजिजू ने गेंद संभाली। हालांकि तब तक पहले ओवर में ही इतने एक्स्ट्रा रन चले गए कि स्कोर 30 रनों तक जा पहुंचा। फिर शुरुआत के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद आए कप्तान अनुराग ठाकुर। उन्होंने नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। एक छोर पर लोकसभा स्पीकर 11 के बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे, लेकिन दूसरे छोर पर अनुराग ठाकुर डटे रहे और राज्यसभा सांसद राघव चड्डा की गेंद पर चौका जड़कर अपनी सेंचुरी पूरी की। और ये शतक पूरा होता हुआ कमाल की पारी, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, जबरदस्त कार्य किया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग की धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत लोकसभा ने राज्यसभा को 20 ओवरों में 252 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में राज्यसभा की टीम 178 रन ही बना सकी। 73 रनों से लोकसभा की टीम ने मैच जीत लिया। हालांकि राज्यसभा के पास मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे पूर्व क्रिकेटर थे, लेकिन वो भी अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। इस मैच की खास बात थी इसकी कमेंट्री, जो हिंदी इंग्लिश के साथ रवि किशन की भोजपुरी स्टाइल में भी थी। इतना सुंदर बा, लेकिन दिमाग में गर्मी चढ़ल बा, कहेंगे जीते के और ही चौका, सुंदर चौका। क्रिकेट मैच के लिए एक हुए नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की बात भी कह रहे थे। लेकिन आज जो है हम लोग सब साथ ही काम कर रहे हैं। कल आपने देखा कि रात 8 बजे तक जो है हम लोग प्रधानमंत्री जी ने काम करवाया है, तो सुबह उठकर फिर हम लोग अब तरोताजा होने आए हैं, क्योंकि कल फिर पार्लियामेंट जाना है। अमरपाली मौर्य, दुराई वाइको and Token Sao. We welcome the honorable speaker to the podium, escorted by Anurag Singh Thakur. The toss has been won by the अनुराग ठाकुर ने बताया कि टीबी के खिलाफ खेला गया मैच तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में ऐसे और मुकाबले देखे जाएंगे। हम लोग इसको देश के कोने कोने में लेकर जाएंगे और इनको हम राज्यसभा, लोकसभा, MLC, MLA सबको इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं और देश के स्टार्स को, जो फिल्म स्टार्स हों बाकी, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इस मैच ने ये तो बता दिया कि हमारे देश के नेता अगर चाहें तो किसी अच्छे काम के लिए साथ आ सकते हैं। नेता स्वार्थ का खेल अगर पीछे छोड़ दे तो देश के लिए मिलकर खेल सकते हैं। वैसे राजनीति करने वाले राजनीति ना करें, ये कैसे हो सकता है? इस मैच का एक दृश्य देखिए। जब अनुराग ठाकुर को किरेन रिजिजू ने बोल्ड कर दिया,
जबकि अंपायर नो बॉल दे चुके थे। अनुराग ठाकुर जाने लगे, हमारे कप्तान फिर वापस बुलाए गए और एक और कामयाबी। इस पर बॉलिंग टीम ने हंगामा शुरू कर दिया। और ये बाद में इन्हीं अनुराग ठाकुर ने सेंचुरी ठोक दी। हालांकि बता दें कि अंपायर के फैसले के खिलाफ न कोई चुनाव आयोग पहुंचा और न ही किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि ये क्रिकेट मैच जहां पर सब मिले हुए दिखाई दिए। करके धराशायी हुए, बॉल गिर गया, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर से खेल की शुरुआत। किरण का और एक बार एक बड़ा। जनहित में अब आपके काम की खबर। जब आप एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल खरीदते हैं या एक चाय पीते हैं तो उसके दाम सुनते ही आपके मुंह से भी निकलता होगा कि क्या लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अब शायद आप ऐसा नहीं बोलें, क्योंकि देश के हवाई अड्डों पर बहुत जल्द ही आपको जनरल रेट पर चाय, पानी, बिस्किट और दूसरे खाने पीने के सामान मिलने लगेंगे। मिडिल क्लास आदमी पहले तो प्लेन की महंगी टिकट खरीदे, फिर एयरपोर्ट के अंदर 20 का पानी 300 रुपए में लेकर पिए। ये सब उसे करना पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर भूख या प्यास लगी तो महंगी चीजें लेने के अलावा कभी कभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अब सरकार वो ऑप्शन देने जा रही है। इसका नाम है उड़ान यात्री कैफे। इस कैफे में चाय, कॉफी, पानी के रेट 10 गुना ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ हर सामान किफायती रेट पर मिलेगा। सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण वाले सभी एयरपोर्ट्स पर इसकी शुरुआत होगी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगी। कोलकाता एयरपोर्ट के 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर शताब्दी समारोह का लोगो लॉन्च करते हुए केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस कैफे के बारे में देश को बताया। बीते कुछ सालों से भारत सरकार लगातार हवाई सफर को किफायती बनाने में लगी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।